साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और ये जो आंसर राइटिंग देखेंगे ये आपके यूपीएससी के लिए और जो यूपी पीसीएस 2023 की जो मुख्य परीक्षा होगी उन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे सही है कि जो विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जाती है तो इसका पीडीएफ आपको मार्केट में और ऑनलाइन यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसका ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये काफ़ी अच्छे से प्रश्नों को का जो उत्तर होता है उसको काफ़ी सही से बताते हैं और ये जो आपका सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। तो इनके प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपको कवर दिखाई पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आपको विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मेंस की आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज होती है इसे आपको ज़रूर एक बार कवर करना चाहिए। तो ये आपके यूपी पीसीएस मेंस के लिए और यूपीएससी के लिए, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस वीडियो में जो पेपर देख रहे हैं ये इनका पहला पेपर है जो कि पॉलिटी पर आधारित है। जो आपका जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 के तहत आपका पॉलिटी वाला सेक्शन आता है। तो पॉलिटी के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है, 20 प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस 20 में से 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चूँकि आप यदि पेपर देखेंगे यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर होता है इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मतलब 20 में से 10 प्रश्न जो होते हैं वो 125 शब्दों में लिखने होते हैं और जो शेष 10 प्रश्न होते हैं वो 200 शब्दों में लिखने होते हैं। तो उस हिसाब से आपको प्रश्न लिखना है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले प्रश्न पर चालू करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो हमें संविधान के महत्व के बारे में बात करना है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको भी बताया गया है। तो इसको आप 3 पार्ट में करेंगे। पहला, संविधान के बारे में संक्षिप्त परिचय देना है। फिर भारत के उदाहरणों सहित संविधान के महत्व के बारे में लिखना है। चूँकि हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं तो हम उदाहरण भारत के बारे में देंगे और उसके बाद हम उचित निष्कर्ष दे देंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें संविधान के बारे में संक्षिप्त परिचय देखना है। तो किसी देश का संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून होता है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी निर्धारित होते हैं। जिन देशों में संविधान हैं वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन वह सभी देश जो लोकतांत्रिक हैं उनके पास सामान्यतः एक संविधान होगा। उदाहरण के तौर पे अमेरिका है, फ्रांस है, भारत है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है इत्यादि। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का जो महत्व है वो महत्व क्या है, चूँकि यही हमें बताना है प्रश्न में, संविधान के महत्व की व्याख्या करनी है। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग 6 पॉइंट में इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, राज्य के अंगों की संरचना और कार्यों को निर्धारित करता है। जो संविधान होता है वो राज्य के अंगों की संरचना और कार्यों को निर्धारित करता है। संविधान जो है सामान्यतः स्पष्ट करता है कि राज्य और उसके विभिन्न अंगों का गठन कैसे होगा, किसके पास किस विषय पर निर्णय लेने की शक्ति होगी। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक और अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3। तो आप अमेरिकी संविधान का उदाहरण मत याद रखिए, आप भारतीय संविधान का उदाहरण अवश्य याद रखिए। उदाहरण आपको देते चलना है। आगे चलते हैं। अगला है, दूसरा पॉइंट है, निर्वाचित सरकार के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में आपका संविधान कार्य करता है। देखिए, यह अर्थात संविधान निर्देशित करता है कि निर्वाचित सरकार को क्या करने का लक्ष्य रखना चाहिए और उस लक्ष्य के अनुसार नीतियां तैयार करनी चाहिए। उदाहरण के लिए राज्य के नीति निश्चित तत्व जो डीपीएसपी है वो इस चीज़ को बताते हैं। तीसरा है, विधि का शासन। यह सरकार की शक्ति की सीमा निर्धारित करता है और नागरिकों के अधिकारों को निर्दिष्ट करता है जो आपका संविधान होता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किसी भी ऐसे विधि को कुछ परिस्थितियों में अमान्य या शून्य घोषित करता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जो है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकार की चर्चा की गई है। अब अगला पॉइंट जो है चौथा, वो है अल्पसंख्यकों का संरक्षण। तो लोकतंत्र में संविधान सामान्यतः अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए रक्षोपायों का उपबंध करता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30।
अगला पॉइंट 5वां है, यह नागरिकों के कतिपय कर्तव्यों को निर्धारित कर सकता है। जो संविधान होता है वो नागरिकों के कतिपय कर्तव्यों को निर्धारित कर सकता है। संविधान देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने और देश की एकता को बनाए रखने में मदद करने हेतु नागरिकों के लिए न केवल अधिकारों का उपबंध करता है अपितु कतिपय कर्तव्यों को भी निर्धारित कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है वो नागरिकों का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। अगला पॉइंट है, छठा है आपका नियंत्रण और संतुलन। संविधान जो है वो राज्य के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका को विधायी और कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति दी गई है। तो निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांत से समझौता न हो और साथ ही देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए संविधान आवश्यक है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कि साथ आकर संघ बनाने, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और सबको साथ लाकर संघ बनाने, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बीच अंतरों को उदाहरण सहित वर्णित कीजिए। ये जो प्रश्न है ये आपके भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान, इन दोनों के उदाहरणों से हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, क्योंकि भारत में भी क्या है, राज्यों का संघ है और आपका अमेरिका में भी, पर दोनों में दो तरीके से है। उसी को बेस बना करके हमें इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग संघवाद का संक्षिप्त परिचय देंगे, इसके बाद दोनों प्रकार के संघ होंगे, एक साथ आने अर्थात कमिंग टुगेदर और एक साथ लाने होल्डिंग टुगेदर के बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे और उसके बाद निष्कर्ष बता देंगे। तो देखिए पहले संघवाद की अब बात करें। संघवाद जो है सरकार की एक शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा ही सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकार और देश की विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच विभाजित हो जाती है। हालांकि विश्व भर में सभी संघ समान नहीं है तथा उन्हें मोटे तौर पर साथ आकर संघ बनाने अर्थात कमिंग टुगेदर फेडरेशन और सबको साथ लाकर संघ बनाने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब दोनों में अंतर क्या है, साथ आकर संघ बनाने में और सबको साथ लाकर संघ बनाने में अंतर क्या है? तो पहला गठन के स्तर पर देखें तो गठन के स्तर पर साथ आकर संघ बनाने में क्या है, दो या अधिक स्वतंत्र राज्य एक साथ आकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। दो या अधिक स्वतंत्र राज्य एक साथ आकर के एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं ताकि दोनों राज्य अपनी संप्रभुता को साथ मिलाकर और अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकें। आप ऐसा अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं। अमेरिका में कुल 51 राज्य हैं, 51 राज्य वो साथ आकर के उन्होंने संघ बनाया हुआ है। वहाँ पे हर राज्य की अपनी एक कह सकते हैं संविधान है, उनके रूल रेगुलेशन है और वहाँ जो नागरिक होते हैं उन्हें अमेरिका की और उनके स्टेट की भी नागरिकता अलग अलग प्राप्त होती है। और वहीं दूसरा जो है सबको साथ लाकर संघ बनाना होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसका गठन कैसे है, एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और अपनी शक्ति को अनुषंगिक राज्यों एवं राष्ट्रीय सरकार के बीच में विभाजित कर देता है, जैसा कि आप भारत में देखते हैं, भारत, स्पेन और बेल्जियम। अब दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता के तहत आप बताएंगे राज्यों में शक्तियों का वितरण। तो साथ आकर संघ बनाने में क्या है, तो सभी अनुषंगिक राज्यों के पास आमतौर पर समान शक्तियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्यों के पास समान शक्तियाँ, मैंने ऊपर 51 बोल दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा, 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के पास समान शक्तियाँ हैं। वहीं सबको साथ लाकर संघ बनाने में क्या है, प्रायः इस व्यवस्था में संघ की विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के पास असमान शक्तियाँ होती हैं। प्रायः इस व्यवस्था में संघ की विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के पास असमान शक्तियाँ होती हैं। यद्यपि कुछ उदाहरणों, कुछ इकाइयों को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते, जैसे भारत में आप ऐसा नहीं कह सकते कि दो स्टेट को बराबर शक्तियाँ प्राप्त हो। यदि आप नॉर्थ ईस्ट की तुलना आप किसी उत्तर भारत के स्टेट से करेंगे तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों की पावर्स में डिफरेंस है। जैसे आप संघ शासित प्रदेश और किसी स्टेट की आप तुलना करेंगे तो दोनों के जो पावर है उसमें डिफरेंस होता है। तो उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की 5वीं व 6ठी अनुसूचियाँ, इसमें विभिन्न राज्यों के बारे में जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो पावर है उसके बारे में बात की गई है। वहीं जो तीसरा आप विशेषता बताएंगे वो है राज्यों और संघीय सरकार के बीच शक्तियों के वितरण के संबंध में। राज्यों और संघीय सरकार के बीच शक्तियों के वितरण के संबंध में तो देखिए, जो आपका
साथ आकर संघ बनाने वाला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या है, आमतौर पर राज्य उतने ही मजबूत होते हैं जितना कि संघ सरकार होती है। वहीं जो दूसरी कैटेगरी है सबको साथ लाकर संघ बनाना, भारत वाली कैटेगरी में, इसमें क्या है, इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र में अधिक शक्तियाँ निहित होती हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जिसका झुकाव केंद्र की ओर है, जो अनुसूची 7 है जिसमें आपके संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में बात किया गया, तो उसमें झुकाव केंद्र की ओर है। अगली विशेषता इसमें है आपके राज्य की अलग होने की शक्ति की। तो जो अमेरिका वाला मॉडल है अर्थात साथ आकर संघ बनाने वाला, इसमें क्या है, कुछ अति विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। अमेरिका में जो 50 राज्य हैं उनमें से कोई राज्य वो जो है विभिन्न प्रावधानों के तहत वो अमेरिका से अलग हो सकता है, परंतु जो दूसरी कैटेगरी भारत वाली है सबको साथ लाकर संघ बनाने वाले, इसमें क्या है, संघ अविनाशी होते हैं। जो संघ है, यूनियन जो है वो अविनाशी होता है, मतलब वो खत्म नहीं किया सकता है, अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसे विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप में जाना जाता है। जैसे कि भारत में तो राज्य तो विनाशी हैं, मतलब राज्य को छोटा बड़ा किया जा सकता है, राज्य को समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि राज्य को किसी प्रदेश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या राज्य को में बंटवारा किया जा सकता है, जैसे कि आंध्रा को तेलंगाना और आंध्रा बांटा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, परंतु संघ जो है वो अविनाशी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है लोकसभा की शक्तियों की राज्यसभा की शक्तियों के साथ तुलना कीजिए। यहाँ पे हमें लोकसभा की शक्तियों की राज्यसभा की शक्तियों के साथ तुलना करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले संसद की संरचना का संक्षेप में वर्णन करेंगे। संसद, चूंकि ये संसद के दोनों ही पार्ट हैं, तो पहले संसद के बारे में बात करेंगे। फिर अब कैसे तुलना कर सकते हैं, तो तुलना करने का एक तरीका ये है कि आप पहले लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के मध्य जो समानता है, जो समानता के बिंदु है, उन समानता के बिंदु को आप बताइए, और फिर उसके बाद राज्यसभा की विशेष शक्तियों का उल्लेख करिए। मतलब जहाँ पे डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, और उसके बाद एक उचित निष्कर्ष दे देना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग संविधान को देखते हैं कि सबसे पहले संसद की संरचना देखते हैं कि संसद है क्या। तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा भारतीय संघों के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि राज्यसभा जो है भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जो है वो समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों सदन समान विधेयकों को पारित करने, संविधान संशोधन करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने आदि के संबंध में समान शक्तियों, उत्तरदायित्वों को साझा करते हैं। ठीक है, दोनों सदन सामान्य विधायकों को पारित करने, संविधान संशोधन करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने आदि के संबंध में समान शक्तियों, उत्तरदायित्व को साझा करते हैं। हालांकि लोकसभा को कुछ विशेष शक्तियां भी प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं, तो देखिए, पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व का। देखिए, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों, कार्यों पर चर्चा और उसकी आलोचना कर सकती है। दूसरा पॉइंट है धन विधेयक के संबंध में शक्ति। धन विधेयक केवल लोकसभा में पुरस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों ही मामलों में धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो मतलब धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। तीसरा पॉइंट है आपका वित्त विधेयक के संबंध में शक्ति। देखिए, वित्त विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 के मामलों के अतिरिक्त अन्य मामले भी शामिल होते हैं, केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसे भी राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे पारित करने के मामलों में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। मतलब इसमें संशोधन कर सकती है, वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है या अस्वीकृत कर सकती है। ठीक है,
लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, तो देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो इस मामले में भी लोकसभा को विशेषाधिकार है एक तरीके से यह तय करने की अंतिम शक्ति कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। अगला है मतदान संबंधी शक्तियाँ। देखिए राज्यसभा बजट पर केवल चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग, जो कि लोकसभा का अनन्य विशेषाधिकार है, पर मतदान नहीं कर सकती। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है, न कि राज्यसभा के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है, राज्यसभा के द्वारा नहीं। इसी तरीके से राज्यसभा को भी कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं? पहला, राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण के संबंध में केवल राज्यसभा ही संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर विधि निर्माण के लिए अधिकृत कर सकती है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण, राज्यसभा ही संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। तीसरा, उपराष्ट्रपति को हटाना, अकेले राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव आरंभ कर सकती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। देखिए राज्यसभा की परिकल्पना एक पुनरीक्षण कक्ष और बहुमत वाली सरकार के विरुद्ध संरक्षण के रूप में की गई थी। इस प्रकार दोनों सदन देश में संघीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है? न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण मतलब इंग्लिश में कहें तो जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा। से आप क्या समझते हैं? साथ ही इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना करना है। तो हम क्या करेंगे प्रश्न में? न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण की अवधारणाओं की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे और फिर न्यायिक अतिक्रमण से जुड़ी हुई चिंताओं का उल्लेख करेंगे और फिर निष्कर्ष यदि है तो दे देंगे। चलिए बात करते हैं न्यायिक सक्रियता की, जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो ये है क्या, समझते हैं पहले। तो देखिए एक न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है। न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायपालिका को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक दृष्टांतों से विचलन के लिए प्रेरित करता है। नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक दृष्टांतों से विचलन के लिए प्रेरित करता है, मतलब जो परिपाटी चली आ रही उससे थोड़ा अलग हटने के लिए प्रेरित करता है। न्यायिक सक्रियता तब प्रकट होती है जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है तथा कभी कभी सरकार की नीतियों एवं प्रशासन को भी निर्देशित करता है। न्यायिक सक्रियता के उदाहरणों में सूखे से निपटने के लिए नई नीति के निर्माण हेतु केंद्र को निर्देश देना, बैड लोन पैनल गठित करने के लिए केंद्र को निर्देश देना आदि शामिल है। ठीक है, जैसे कि आपका दिवाली के समय में पटाखे फोड़ने से रोकने के लिए भी न्यायालय ने ही कदम उठाया। ठीक है, पोल्यूशन पे कई बार कदम उठाए हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, न्यायिक सक्रियता है। अब न्यायिक अतिक्रमण क्या होता है? जुडिशियल ओवररीच न्यायिक सक्रियता के एक चरम रूप को संदर्भित करता है। जो न्यायिक अतिक्रमण है वो न्यायिक सक्रियता के एक चरम रूप को संदर्भित करता है, जहां न्यायपालिका द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में मनमाने और अनुचित हस्तक्षेप किए जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें न्यायालय विधि निर्माण करके विधायिका की भूमिका का अतिक्रमण करती है, क्योंकि जो विधि निर्माण का कार्य किसका है? वो विधायिका का कार्य है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने तर्क दिया कि राजमार्गों उसके आसपास नई शराब दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को बंद करने का न्यायालय का निर्णय न्यायिक अतिक्रमण का मामला था। भारत जैसे लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता के साथ साथ न्यायिक अतिक्रमण के कारण के रूप में विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये जो कारक हैं, इन कारकों के कई उदाहरण जैसे कि शक्ति का असंतुलन, जनहित याचिकाएं, राज्य के अन्य अंगों का अरुचिपूर्ण दृष्टिकोण या लापरवाह दृष्टिकोण तथा अन्य विभिन्न कारक जैसे अपने अधिकारों के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता, वैश्वीकरण, सक्रिय मीडिया और नागरिक समाज संगठन, पर्यावरण के प्रति चिंताएं आदि जो हैं वो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए कारक हैं। हालांकि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उच्चतर न्यायालयों ने बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, लेकिन अनेक मामलों में न्यायपालिका ने अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग किया है जो न्यायिक सक्रियता की साधारण सीमा का अतिक्रमण करती है। इस प्रकार के न्यायिक अतिक्रमण ने निम्नलिखित चिंताओं को जन्म दिया है। जैसे इसको पॉइंट वाइज देखें तो पहला है आपका
शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में निहित शक्तियां असाधारण प्रकृति की हैं। न्यायिक आदेश जारी करने के लिए इस शक्ति का बार बार उपयोग जो है वो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन, चूँकि विधि का निर्माण किसका, विधायक का कार्य है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य जो है वो कार्यपालिका का है। अगला है विधायिका और कार्यपालिका के सम्मुख मौजूदा चुनौतियों की उपेक्षा। कभी कभी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्य को सीमित करने वाले अर्थात 4F क्या है, निधि अर्थात फंड, कार्य फंक्शन, ढांचा फ्रेमवर्क और पदाधिकारी फंक्शनरी को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित करती है। ठीक है कि न्यायालय कोई आदेश पारित कर देती है, परंतु क्या वो व्यवहारिक है या सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी, उसके पास संसाधन हैं उस या नहीं है, इसको न्यायालय नहीं देखती है। तो इस तरह की चीज़ें क्या हैं, ये कहा जा सकता है कि विधायिका और कार्यपालिका सम्मुख मौजूदा चुनौतियों की उपेक्षा एक प्रकार से की जाती है न्यायपालिका के द्वारा। देखिए उदाहरण के तौर पे कोयला ब्लॉक आवंटन और स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द करने से देश के कुछ वित्तीय संस्थानों की स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, मतलब बिना उसका आकलन किए हुए व्यवहारिकता का आदेश पारित करने से। अगला पॉइंट है लोगों के प्रति जवाबदेही का भाव। देखिए एक संस्था के रूप में न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के समान, एक संस्था के रूप में न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका समान लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी हो। इस तरह न्यायपालिका अपनी अनेक कार्रवाइयों के लिए सार्वजनिक आलोचना से बच जाती है, क्योंकि आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, विधायिका की आलोचना कार्यपालिका कर सकते हैं, परंतु आप न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसकी क्या है, चुनौतियां हैं या चिंता है। अगला है न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में बार बार अतिक्रमण करने से न्यायपालिका की छवि जो है वो धूमिल हो सकती है। तो निष्कर्ष रूप में क्या लिख सकते हैं, यही कि उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर न्यायिक संयम जुडिशियल रिस्ट्रेंट के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसलिए न्यायपालिका को आत्मसंयम बरतना चाहिए और सुपर लेजिस्लेचर अर्थात स्वयं को विधायिका से श्रेष्ठ मानना के रूप में कार्य करने से बचना चाहिए। न्यायिक सक्रियता तब तक उचित है जब तक यह वैध न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत हो। हालांकि यह एक मानक नहीं होना चाहिए और न ही न्यायिक अतिक्रमण के रूप में परिणत होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, मतलब विधि का शासन मीन्स रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं। स्पष्ट कीजिए कि यह विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित होता है। ये बताना है कि यह विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित होता है। तो देखिए इसमें कैसे बताएंगे, इसमें सबसे पहले विधि के शासन की अवधारणा की व्याख्या संक्षिप्त रूप में करेंगे। ठीक है, विधि के शासन की। इसके बाद विधि के शासन से जुड़े हुए सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे और संविधान के उन प्रावधानों की विवेचना करना है जिनमें यह विचार परिलक्षित होता है। मतलब भारत के संविधान में ये कैसे परिलक्षित होता है विधि के शासन, तो उन प्रावधानों को बताएंगे जिससे विधि के शासन को परिलक्षित किया जा सकता है या बताया जा सकता है, और उसके बाद निष्कर्ष दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विधि की शासन की अवधारणा को देख लेते हैं कि विधि का शासन होता क्या है। तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा A.B. डायसी का। आप किसी का नाम लिखेंगे तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। A.B. डायसी के अनुसार विधि के शासन का तात्पर्य जो है स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रधानता से। देखिए A.B. डायसी के अनुसार विधि के शासन का तात्पर्य जो है वो स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रधानता से है। यह कार्यपालिका से स्वेच्छाचारिता और स्वविवेक के अस्तित्व का अपवर्जन करता है। यह कार्यपालिका से स्वेच्छाचारिता और स्वविवेक के अस्तित्व का अपवर्जन करता है। संविधानवाद या सीमित सरकार विधि के शासन का सार है। संविधानवाद या सीमित सरकार जो है वो विधि के शासन का सार है। केवल एक ऐसा राज्य जो विधि द्वारा शासित है और न्याय एवं समता के आदर्शों को आत्मसात करता है उसे ही विधि के शासन वाला राज्य कहा जा सकता है। A.B. डायसी के अनुसार A.B. डायसी का विधि का शासन जो है, प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि के शासन में 3 सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। 3 सिद्धांत जो है वो शामिल होते हैं। कौन कौन से?
पहला है उसमें विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, विधि के समझ समता होनी चाहिए और विधिक भावना की प्रबलता होनी चाहिए विधि के शासन में। यदि किसी शासन में ये तीनों सिद्धांत हैं तो आप कह सकते हैं कि वो विधि का शासन है। पहला, विधि की सर्वोच्चता, मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि के स्पष्ट उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। इसमें मनमाने तरीके से गिरफ्तारी से सुरक्षा और स्वयं का बचाव करने का अधिकार शामिल है। वहीं दूसरा है विधि के समझ समता। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की सभी व्यक्ति जो हैं वो विधि के समझ समान है, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो। और तीसरा है विधिक भावना की प्रबलता। संविधान न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। संविधान न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, तो विधिक भावना की प्रबलता होनी चाहिए। अब बात करते हैं विधि के शासन। विधि के शासन का यह विचार भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में परिचित होता है। पहला, अनुच्छेद 13(1) उपबंध है कि विधायिका द्वारा कोई भी कानून संविधान के अनुरूप ही बनाया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर उसे अवैध या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांत को निर्धारित करता है। दूसरा पॉइंट, हमारे संविधान की उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता और समानता शब्द शामिल है। यह लोगों के बीच किसी भी वास्तविक भेदभाव के बिना न्याय संगत और निष्पक्ष व्यवस्था का एक स्पष्ट संकेतक है, चाहे जीवन में लोगों की प्रतिष्ठा कुछ भी हो। तीसरा पॉइंट है, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रत्याभूत किया गया है, जो कि आधारभूत मानवाधिकार है। संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रत्याभूत किया गया, जो कि आधारभूत मानवाधिकार है। अगला पॉइंट है चौथा, विधि का शासन संविधान की एक मूलभूत विशेषता। विधि का शासन संविधान की एक मूलभूत विशेषता जो पूरे संवैधानिक ताने बाने में व्याप्त है और संवैधानिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। देखिए, विधि का शासन जो है वो संविधान की एक मूलभूत विशेषता है जो पूरे संवैधानिक ताने बाने में व्याप्त है और संवैधानिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट है, विधि के शासन के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। न्यायपालिका को ही राज्य के प्रत्येक अंग को विधि की सीमा के भीतर रखने और इस तरह विधि के शासन को सार्थक प्रभावी बनाने का कार्य सौंपा गया है। छठा पॉइंट है, संवैधानिक सर्वोच्चता के माध्यम से विधि का शासन सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका संविधान से ही अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, संवैधानिक सर्वोच्चता में क्या है कि के माध्यम से विधि का शासन सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका संविधान से ही अपना अधिकार प्राप्त करते हैं, तो संविधान सर्वोच्च है। अगला पॉइंट है सातवां, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति दी गई है, जिससे विधि के शासन को संरक्षित किया जा सके। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के तहत। तो विधि की सर्वोच्चता वह भावना है जो न्याय और समानता पर आधारित संविधान को संचालित करती तथा विधि के शासन द्वारा स्थापित है। विधि का शासन विकसित हुआ है तथा यह मानवाधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। भारत में कई मामलों में न्यायपालिका द्वारा विधि के शासन को बरकरार रखा गया है, जिसके कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए नए उपचारों का निर्माण हुआ है। साथ ही पुरातन कानूनों को निरस्त करना, कानूनों के दुरुपयोग से बचाव करना, राजनीति के अपराधीकरण को रोकना आदि विधि के शासन को बनाए रखने के लिए सही दिशा में कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो शक्तियों के पृथक्करण को प्रतिबिंबित करते हैं? तो हमें शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा बताना है और फिर भारतीय संविधान के उन प्रावधानों के बारे में बात करना है जो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है या उनको बताते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शक्तियों के पृथक्करण को परिभाषित करेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण होता क्या है और अवधारणा उसकी क्या है। और दूसरा पॉइंट, उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करेंगे जो भारत में शक्तियों के पृथक्करण को स्थापित करने में मदद करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष बताएंगे। आगे चलते हैं। इसमें इसका उत्तर है, यदि हम लोग देखें तो देखिए, ट्रायस पॉलिटिका या शक्तियों का पृथक्करण। तो ये वर्ड याद रखिएगा, शक्तियों के पृथक्करण को क्या कहते हैं? ट्रायस पॉलिटिका। ये फ्रांसीसी शब्द है। तो देखिए, ट्रायस पॉलिटिका या शक्तियों का पृथक्करण शब्द फ्रांसीसी सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारक मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की राजनीतिक शक्तियों या अधिकारों को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों में विभाजित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की राजनीतिक शक्तियों
या अधिकारों को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों में विभाजित किया जाना चाहिए। साथ ही स्वतंत्रता को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए इन तीनों शक्तियों को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के 3 आवश्यक तत्व हैं। ये तत्व याद रखिएगा। पहला, एक ही व्यक्ति राज्य के तीनों अंगों में से एक से अधिक का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरा, राज्य के एक अंग को राज्य के किसी अन्य अंग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरा, राज्य के एक अंग को राज्य के किसी अन्य अंग को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं करना चाहिए। तो शक्तियों का पृथक्करण राज्य के विभिन्न अंगों के बीच हितों के टकराव को कम करता है। शक्तियों का पृथक्करण राज्य के विभिन्न अंगों के बीच हितों के टकराव को कम करता है, जिससे प्रशासन और शासन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि में कमी आती है। यद्यपि शक्तियों का पृथक्करण आधुनिक सरकारों के कामकाज की कुंजी है, तथापि ऐसी कोई लोकतांत्रिक प्रणाली विद्यमान नहीं है जिसमें शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण हो। सरकारी शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व स्वेच्छा से एक दूसरे का अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, क्योंकि वे इतने जटिल और परस्पर संबंधित हैं कि स्पष्ट रूप से उनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार के अंगों के मध्य प्रतिस्पर्धा और संघर्ष जो है वो स्वाभाविक है। भारत में संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के संबंध में कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया, फिर भी निम्नलिखित प्रावधान इसकी स्थिति को दर्शाते हैं। पहला है अनुच्छेद 50। इसके अंतर्गत राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का दायित्व दिया गया है, लेकिन चूंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, इसलिए यह बाध्यकारी नहीं है। वहीं अगला है अनुच्छेद 53 और 154। अनुच्छेद 53 और 154 ये प्रावधान करते हैं कि संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ क्रमशः, मतलब 53 के अनुसार राष्ट्रपति और 154 के अनुसार राज्यपाल में निहित होंगी। मतलब संघ की शक्तियाँ राष्ट्रपति में और राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में, और उन्हें सिविल तथा आपराधिक मामलों में उन्मुक्तियाँ प्राप्त होंगी। अगला है अनुच्छेद 121 और 211। ये अनुच्छेद प्रावधान करते हैं, 121 संसद से संबंधित है, संसद में उच्चतम न्यायालय, और आपका दूसरा जो है वो उच्च न्यायालय 211 जो है। देखिए, ये अनुच्छेद प्रावधान करते हैं कि संसद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के विषय में कोई चर्चा उस पर महाभियोग लगाने की स्थिति में ही होगी, अन्यथा इस विषय पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 361। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को न्यायालय की कार्रवाइयों से उन्मुक्ति प्राप्त है। वे अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। देखिए, गोलकनाथवाद में शक्तियों के पृथक्करण को भारतीय संविधान का एक अनिवार्य तत्व माना गया है। बाद में केशवानंद भारतीवाद में इसे भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में अंतः स्थापित किया गया है, और तत्पश्चात इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण और I.R. कोहले वाद में इसकी पुष्टि की गई है। तो ये केस याद रखिएगा, केस महत्वपूर्ण है। यदि आप लिखते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। गोलकनाथवाद में फिर केशवानंद भारतीवाद है, फिर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण और I.R. कोहलेवाद है। तथापि भारत में कार्यात्मक अतिव्यापन होता है। भारत में कार्यात्मक अतिव्यापन होता ही है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का एक भाग है। जो कार्यपालिका वो विधायिका से ही तो निकलती है, और एक न्यायिक नियुक्ति, और यह न्यायिक नियुक्तियों में भी शामिल होती है। जो न्यायिक नियुक्तियाँ होती है उसमें कौन करता है? उसमें कार्यपालिका शामिल है। तो इनमें ओवरलैपिंग होगा। ये विधायिका विशेषाधिकारों के उल्लंघन और महाभियोग के मामले में न्यायिक शक्तियों का भी प्रयोग करती है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका में विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों को रद्द करने की शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर कार्यात्मक अतिव्यापन है। यदि ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा? न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस प्रश्न को देखा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की विवेचना करिए। डिस्कस द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें भी क्या करेंगे? हम भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की अवधारणा को संक्षेप में बताएंगे और इस संदर्भ में विभिन्न वीटो शक्तियों की विवेचना करेंगे और फिर निष्कर्ष बता देंगे कि निष्कर्ष क्या है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसके उत्तर को देखेंगे। तो इसके उत्तर में देखें तो सबसे पहले हम लोग भारत के राष्ट्रपति की वीटो की अवधारणा को देखते हैं। तो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनाने हेतु या बनने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जब तक वो स्वीकृति नहीं देगा तो विधेयक जो है अधिनियम नहीं बनेगा, मतलब बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह विधेयक को क्या क्या कर सकता है? देखिए, चाहे तो वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है,
या उसे पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकता है, अथवा उस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो 3 कंडीशन है। पहला कि वो विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, यदि उसे स्वीकृति नहीं दे रहा है तो क्या कर सकता है, स्वीकृति न देने के अलावा वो 3 काम कर सकता है। विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, दूसरा उसे पुनर्विचार हेतु सदन में भेज सकता है, तीसरा उस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं देगा। विधेयक पर राष्ट्रपति के चयन की इस शक्ति को वीटो शक्ति कहा जाता है, कि राष्ट्रपति क्या चयन करेगा, मतलब उसे अस्वीकार करेगा या पुनर्विचार के लिए भेजेगा या अपनी स्वीकृति रोक देगा। तो यही जो शक्ति है इसे वीटो शक्ति कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियाँ कौन कौन सी उनको देखते हैं। सबसे पहले अत्यंतिक वीटो, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अत्यंतिक वीटो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। देखिए 3 कंडीशन राष्ट्रपति के समक्ष जो है 3 कंडीशन होती हैं, वो 3 प्रकार के निर्णय ले सकता है। तो इन्हीं 3 कंडीशन के आधार पर 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं, तो उन्हीं की चर्चा करनी है। पहला है अत्यंतिक वीटो, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। यह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यदि वह स्वीकृति रोकता है। इस स्थिति में संसद द्वारा पारित यह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। राष्ट्रपति द्वारा अत्यंतिक वीटो का प्रयोग निम्नलिखित 2 मामलों में किया जाता है। पहला, संसद द्वारा पारित गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में। गैर सरकारी सदस्य कौन सा होता है विधेयक, जो कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद होता है उससे अलग यदि कोई जो सांसद है या कह सकते हैं जो मेंबर है उसके द्वारा यदि कोई विधेयक लाया जाता है तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। दूसरा, जब राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को स्वीकृति दिए जाने से पहले मंत्रिमंडल त्यागपत्र प्रस्तुत कर दे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अस्वीकार कर देगा मतलब स्वीकृति रोक देगा। नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि वह पुराने मंत्रिमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान न करे। उदाहरण के लिए वर्ष 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक के विरुद्ध अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। साथ ही वर्ष 1991 में इसका प्रयोग संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक में किया गया था। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को उस पर विचार करने के पश्चात या बिना विचार किए संसद को वापस लौटाने की शक्ति को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। यदि पुनर्विचार के लिए वापस करता है तो इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। संसद द्वारा विधेयक को पुनः पारित करके इस वीटो को निष्प्रभावी किया जा सकता है। मतलब संसद चाहे फिर से उस विधेयक को पारित कर दे तो एक ही बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है राष्ट्रपति, दोबारा नहीं। यदि दोबारा जाएगा तो उसे अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से जो आपका निलंबनकारी वीटो है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। यदि संसद उस विधेयक को किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। तो देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, राज्य के विधेयक के संबंध में राज्य विधायिका के पास राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो राज्य विधायिकाएं जो हैं वो इसको निरस्त नहीं कर सकती हैं। हालांकि राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, ना ही अस्वीकृत करता है। तीसरा है पॉकेट वीटो। इसमें क्या है, विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की राष्ट्रपति की शक्ति को कहते हैं पॉकेट वीटो। संविधान में राष्ट्रपति के समक्ष आए किसी विधेयक को स्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का उपयोग उस समय करता है जब उसे विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। उदाहरण के लिए भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को अधिनियम बनने से रोकने हेतु भारत के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार निष्कर्ष लिख सकते हैं कि विधि निर्माण में किसी भी जल्दबाजी को रोकने या गलत तरीके से विधेयक को पारित किए जाने से बचाने के लिए राष्ट्रपति को सौंपी गई वीटो शक्तियाँ उसे अपने निर्णय और विवेक का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न है, भारत में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में विभागीय स्थायी समितियों की भूमिका की विवेचना करना। तो हमें कुल मिलाकर विभागीय स्थायी समितियों के बारे में बात करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे उत्तर में, पहले भारत में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों का एक संक्षिप्त विवरण देंगे, फिर भारत में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद निष्कर्ष दे देंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में विभागों संबंधित स्थायी समितियों का संक्षिप्त विवरण। विभागों से संबंधित स्थायी समितियां दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की ऐसी संसदीय समितियां हैं जो विभिन्न मंत्रालयों या विभागों से संबंधित है। ये समितियां दोनों सदनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों मतलब जो सांसद होते हैं उससे मिलकर बनती है और पूरे वर्ष कार्य करती है। ये समितियां सभी मंत्रालयों के अनेक विषयों, विधेयकों एवं बजटों का अध्ययन और उन पर विचार विमर्श करती हैं। इसलिए ये समितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि संसद शासन की बढ़ती जटिलताओं के साथ तारतम्य बनाए रखे। देखिए, वर्तमान में भारत में विभागों के से संबंधित 24 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 8 राज्यसभा के अधीन है और 16 लोकसभा के अधीन कार्य करती हैं। ये समितियां निम्नलिखित तरीकों से संसद को सार्थक सहयोग प्रदान करके संसदीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में योगदान करती हैं। महत्व ही पूछा गया है प्रश्न में, ठीक है। उनकी मतलब जो भूमिका है, तो भूमिका ही बताएंगे यहाँ पर कैसे योगदान देती हैं। पहला है विधेयकों की उचित तरीके से जांच पड़ताल सुनिश्चित करना। देखिए, एक वर्ष में संसद की बैठक केवल 3 सत्रों में आयोजित की जाती है। यह समय संसद सदस्यों के लिए सदन में चर्चा किए जा रहे मामलों को गहनता से समझने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। पिछले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 67 दिन संसद की बैठक होती पूरे साल भर में। इसलिए जो समितियां वर्ष भर बैठक करती हैं वे सदन के लिए उपलब्ध समय के अभाव को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। दूसरा, तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना। देखिए, संसद जटिल मामलों पर विचार विमर्श करती है। ऐसे मामलों को बेहतर ढंग से समझने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में समितियां ऐसा मंच प्रदान करके संसद की मदद कर सकती हैं, जहां सदस्य मामलों के अध्ययन के दौरान क्षेत्र विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों का सहयोग ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक दलों में आम सहमति बनाने के लिए मंच प्रदान करने का कार्य भी करते हैं ये विभाग की समितियां। ये सत्र के दौरान सदन की कार्रवाइयों को टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है और अधिकांश मामलों में सांसदों के अपने दल के मत के साथ बने रहने की संभावना होती है। समितियों की बैठकों की कार्रवाइयाँ गुप्त रहती हैं और जो उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रश्न करने और मुद्दों पर चर्चा करने तथा आम सहमति में पहुंचने में समर्थ बनाती है। अगला पॉइंट है वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं ये जो विभागीय समितियां हैं। देखिए, आमतौर पर सदन में बजट के सीमित भाग पर ही चर्चा की जाती है, लेकिन समितियां सभी मंत्रालयों के व्ययों के विस्तृत अनुमानों, जिन्हें अनुदान की मांग कहा जाता है, का अध्ययन और उनकी जाँच करती हैं। साथ ही वह आवंटन की प्रवृत्तियों, मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले व्ययों, उपयोग की स्तर और प्रत्येक मंत्रालय की नीतिगत प्राथमिकताओं का भी अध्ययन और जांच करती हैं। अगला पॉइंट है 5वां, विभिन्न नीतिगत मुद्दों की जांच करना। देखिए, समितियां अपने संबद्ध मंत्रालयों के नीतिगत मुद्दों का भी अध्ययन करती हैं और सरकार को सुझाव देती हैं। इन अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया है या नहीं, इस पर सरकार द्वारा अपनी रिपोर्ट समिति को सौंपी जाती है। इसके आधार पर समिति कार्रवाई की रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, जो प्रत्येक अनुशंसा पर सरकार की कार्रवाई की दर्शाती है। हालांकि समितियों ने अपनी भूमिका के निर्वहन में संसद की क्षमता को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, फिर भी समिति प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने की गुंजाइश अभी भी है। इन समितियों की कार्यप्रणाली की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और उनकी अनुशंसाओं पर संसद में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप के बारे में। तो इससे प्रश्न बनता है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों का उदाहरण सहित उल्लेख करना है। तो हम इसमें कैसे बताएंगे इस प्रश्न को? पहले दबाव समूह की परिभाषा के साथ उत्तर आरंभ करेंगे। पहले दबाव समूह की परिभाषा देंगे, फिर दबाव समूह द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साधनों के उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्णन करेंगे और फिर निष्कर्ष दे देंगे। तो देखिए, दबाव समूह जो है वो समान हितों वाले लोगों, दबाव समूह क्या है? प्रेशर ग्रुप, वो समान हितों वाले लोगों के संगठित समूह, संगठन या संघ होते हैं। ये संगठित प्रयासों के माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका और अन्य निर्णय निर्माताओं को अपने पक्ष में करने और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इतना नंबर नाम नहीं लिखेंगे आप, फिक्की लिखिए, और एसोचैम लिखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन इत्यादि ये उदाहरण हैं। दबाव समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन कौन से हैं? तो उन साधनों की बात करते हैं। सबसे पहले जनमत तैयार करना एक साधन है, जनमत तैयार करना। देखिए, दबाव समूह संबंधित लोगों को किसी विशिष्ट मुद्दे के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए दबाव समूह कर्नाटक में कैगा परियोजना के संदर्भ में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पॉइंट है लॉबी तैयार करना। देखिए,
कभी कभी दबाव समूह किसी कानून में कुछ विशिष्ट प्रावधान जोड़ने या हटाने के लिए विधायकी को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए एसोचैम सरकार के समक्ष सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए वेतन समर्थन तंत्र और ब्याज अनुदान पर विचार करने हेतु लॉबी कर रहा है। तीसरा है अपील और जनहित याचिकाएं। देखिए पीआईएल दबाव समूह न्यायालयों में जनहित याचिकाएं पीआईएल के माध्यम से सरकार को प्रभावित करने का तरीका अपनाते हैं। उदाहरण के लिए मेधा पाटकर एवं उनके सहयोगियों ने नर्मदाबाद और विशेष रूप से सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के प्रश्न पर राज्य एवं केंद्र स्तर पर कार्यपालिका पर अत्यधिक दबाव बनाया है। अगला है प्रदर्शन करना और जुलूस निकालना, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ये समूह सत्याग्रह एवं अन्य अहिंसक साधनों को अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए किसानों द्वारा वर्ष 2021 में कृषि कानूनों को निरस्त करने का विरोध किया गया था। नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अगला है नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना। यह भारत में बड़े पैमाने पर दबाव की रणनीति का एक रूप है। नागरिक समाज संगठन सरकार पर दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं ताकि अपने संबंधित क्षेत्रों में नीतियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दे सकें। उदाहरण के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नागरिक समाज आंदोलन जैसे चिपको और अपको आंदोलन। अगला है राजनीतिक दलों पर वित्त पोषण। कुछ लोगों का द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह समय समय पर राजनीतिक दल के अभियानों को वित्त पोषित करते हैं। तो राजनीतिक दलों का वित्त पोषण भी करते हैं। मीडिया का प्रयोग, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका इस्तेमाल प्रेशर ग्रुप करते हैं। दबाव समूह कुछ मुद्दों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्लेटलेट्स बांटते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, चर्चा एवं वाद विवाद का आयोजन करते हैं। दबाव समूहों के द्वारा निभाई गई विविध भूमिकाओं और कार्यों का इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग माना जाता है। देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप इन इंडिया, जैसे कि बिजनेस ग्रुप हो गए, जैसे एसोचैम वगैरह हो गए, फिक्की हो गई, ये भी क्या एक प्रेशर ग्रुप है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म्स ग्रुप हैं, किसानों के समूह हैं, किसान संगठन, प्रोफेशनल्स ग्रुप हैं, रिलीजियस ग्रुप है, धार्मिक संगठन है, जाति संगठन है, जाति समूह है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जनजातीय संगठन है, और विचारधारा स्तर पर आधारित जो समिति मतलब संघ बनाए गए हैं, संगठन बनाए गए हैं। ट्रेड यूनियंस हैं, स्टूडेंट मतलब छात्रों के जो संगठन है, ठीक है, जैसे आयशा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की संरचना और उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए इस आयोग द्वारा प्रारंभ पहलों को रेखांकित कीजिए। तो इसका दृष्टिकोण क्या रखेंगे? पहला, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जिसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, ठीक है। और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना और कार्यों का उल्लेख करेंगे। फिर महिला सशक्तिकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को रेखांकित करेंगे और फिर निष्कर्ष बता देंगे। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में की गई थी। इसके द्वारा महिलाओं को उनके यथोचित अधिकारों और उन्मुक्तियों को सुनिश्चित करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा महिलाओं को उनके यथोचित अधिकारों और उन्मुक्तियों को सुनिश्चित करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो शामिल होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाता है। परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि परंतु इनमें जो ये 5 सदस्य होते हैं, इनमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए। मतलब एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति का एक, और इसका एक सदस्य जो है वो सचिव होगा। इसका एक सदस्य सचिव होगा जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, या एक ऐसा अधिकारी जो संघ की लोक सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या संघ के अधीन लोक पद धारण करता हो और उसके पास समुचित अनुभव हो। तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बताइएगा। एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो शामिल होती है। 5 सदस्य, इन 5 सदस्यों के क्या है जिन्हें योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाता है।
इसका एक सदस्य सचिव होगा। ये तो हो गई अब संरचना। अब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आयोग के निम्नलिखित कृत्य निर्धारित किए गए हैं। क्या कार्य हैं, उन कार्यों को बताया गया है। पहला, महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच एवं परीक्षण करना। दूसरा, इन संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों के कार्य के संबंध में केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करना। तीसरा, उन सुरक्षा उपायों और आवश्यक विधायी सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत करना। साथ ही महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना। अगला, महिलाओं से संबंधित संविधान के प्रावधानों और अन्य विधियों के उल्लंघन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना तथा शिकायतों की जांच करना और महिलाओं के अधिकारों का वंचन करने वाले मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना, क्योंकि आयोग में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होती हैं। महिला सशक्तिकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका के बारे में बात करें तो पहला देखिए, आयोग ने शिकायतों के पंजीकरण, प्रसंस्करण और समाधान के लिए पूर्णतया कार्यात्मक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। दूसरा, अपराधों के स्वतः संज्ञान के परिणाम स्वरूप जांच और अपराधियों या दोषियों के अभियोजन में तीव्रता आई है। तीसरा, यह विदेश मंत्रालय और राज्य के अधिकारियों के समन्वय से अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए सहायता प्रदान करता है तथा जो NRI विवाह हैं, पुलिस अधिकारियों के लिए लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम चलाना, जिससे कि वे पीड़ित महिलाओं से जुड़े मामलों को अधिक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से निपटाने में सक्षम हो सकें। अगला, इसके द्वारा बाल विवाह के मुद्दे को उठाया गया है और विविध विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को प्रायोजित किया गया है। साथ ही इसने पारिवारिक महिला लोक अदालतों की अवधारणा को भी विकसित किया है। इसके अतिरिक्त इसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जैसे कानूनों की समीक्षा की है, जिससे इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। हालांकि आयोग को अपर्याप्त वित्त पोषण कार्यात्मक मुद्दों, उनकी अनुशंसाएं केवल परामर्शकारी होना, मतलब ये जो अनुशंसाएं करते हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, परामर्शकारी होती हैं होना जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्त पोषण कार्यात्मक मुद्दे और इनकी अनुशंसाओं का परामर्शकारी होना। परिणाम स्वरूप इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। साथ ही इसे अधिक शक्तियाँ, वित्त एवं प्रशिक्षण प्रदान करने और क्षमता निर्माण संबंधी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।